हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तीन बहनें झील, किंजल और नैना की शादी एक ही घर के तीन बेटों से होती है। तीनों का ससुराल बहुत ही पुराने विचारों वाला होता है। ससुराल वाले बहुओं को पतियों की जूती की नोक के बराबर समझा करते। सास वंदना उन तीनों से कहती, ओ त्रिमूर्ति बहुओं, जरा अपने तेवर ना कम करो। इस घर की बहुएं खानदानी रीति रिवाज के अनुसार ही रहेंगी, वो भी घूंघट में, और घर का सारा काम करेंगी एकदम सर्वगुण संपन्न बहुओं की तरह। लेकिन माँ जी, हमें भी जॉब करनी है, पैसा कमाना है, इंडिपेंडेंट होना है। अगर हम भी घर में सिर्फ चूल्हा चौका करते रहे तो क्या फायदा। एक औरत को हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होना ही चाहिए, ना कि कमजोर रहना चाहिए। किंजल बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, आप जो कर रही हो वो सरासर गलत है। तुम तीनों की ऐसी की तैसी। तुम तीनों कौन होती हो बे? वंदना त्रिपाठी को भाषण देने वाली। जाओ, जाकर अपने अपने काम पर लग जाओ। पहले अपनी गृहस्थी संभालो, फिर पेंडेंटेंट बनो। हाँ। वंदना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तीनों बहुएं अपने अपने पतियों से भी बात करती हैं, पर उनके पति भी उन्हें जॉब पर जाने से मना करते और उनसे ठीक से पेश नहीं आते। भगवान के दर्शन करने के लिए वंदना कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाती हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तीनों बहुएं सोचती हैं, अब जब माँ जी भी घर पर नहीं है तो हम तीनों दिन भर की नौकरी कर सकते हैं। हाँ, वैसे भी हम तीनों के पति तो सीधा रात को ऑफिस से घर आते हैं, तब तक आराम से हम अपना अपना काम कर सकते हैं। लेकिन हम करेंगे क्या? वही जिसमें हम तीनों माहिर हैं, कुकिंग। ओ हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी कि हमारे हाथ का खाना जो भी खाता है वो दीवाना हो जाता है। लेकिन कुकिंग से रिलेटेड मतलब कि हम तीनों एक ढाबा खोलेंगे और वहाँ पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट फूड डिशेस बनाकर बेचेंगे। लेकिन माँ जी अगर आ गई तो हमारे ढाबे को तो हमें बंद करना होगा। टेंशन मत ले नैना, कुछ नहीं होगा। एक बार हम अच्छे पैसे कमाने लग गए ना तो देखना, मम्मा पापा की तरह हमारी सास और हम तीनों के पतियों को भी ना हम पर गर्व महसूस होगा और वो भी हमारा साथ देंगे। हिम्मत जुटाकर तीनों बहुएं अपने पतियों से छुपाकर घर से बहुत दूरी पर एक ढाबा खोलते हैं, जहां पर वो तीनों ही अपने हाथों से खाना पकाती और पैसे कमाने लगती। ग्राहकों को उन तीनों के हाथ का खाना और ढाबा बहुत पसंद आता। अरे बहुत ही बढ़िया खाना है मैडम जी, आप तीनों के ढाबे का। मुझे एक और प्लेट पाव भाजी दे दीजिए। हाँ हाँ, ऊपर से ढाबा भी बहुत अच्छा बनाया है। बैठने की व्यवस्था और यहाँ का वातावरण सब बहुत ही उम्दा है। शुक्रिया। हमारे ढाबे की वेबसाइट पर जाकर रेटिंग दे दीजिएगा। और हाँ, हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स पर भी अवेलेबल हैं, तो आप खाने को घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। अरे वाह, काफी अच्छी शुरुआत की है आप तीनों ने। मैं यही कामना करता हूँ कि आप तीनों को जीवन में सफलता मिले। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई। धीरे धीरे तीनों बहुओं के ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता और पूरे दिन में तीनों बहुएं ढेर सारे पैसे कमाती हैं। एक महीना बीत जाता है और तभी वंदना अपनी यात्रा से वापस लौट आती है और आते समय वो तीनों बहुओं के ढाबे को देख लेती है और वो बहुत चक्का रह जाती है। ये क्या, तुम तीनों ने आखिरकार अपनी मनमानी कर ही ली ना? ढाबा खोल के पैसे कमा रही हो, वो भी मेरे तीनों बेटों की नाक के नीचे। अभी तो मैं ऐसी आग लगाऊंगी कि 100 टंकी भर के पानी डाल दो फिर भी वो आग नहीं बुझेगी। तुम तीनों ने हमारे खानदान की परंपरा का उल्लंघन किया है। तीनों बहुएं भी घबरा जाती हैं। माँ जी प्लीज, कुछ भी करने से पहले एक बार हमारी बात सुन लीजिए। माँ जी, हमने ये ढाबा अपने लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार के भलाई के लिए खोला है और हमने इस ढाबे से कमाए गए सारे पैसों की सेविंग भी कर रखी है। वंदना तीनों बहुओं की बातों को बिना सुने जाकर अपने तीनों बेटों को बहुओं के ढाबे के बारे में बताती है, जिसे सुनकर तीनों के पति गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। तीनों भाई मिलकर अपनी बीवियों का ढाबा तोड़ देते हैं और तीनों बीवियां कुछ भी नहीं कर पाती इस हादसे के बाद। नैना, तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। तुमसे मैंने कहा था ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मुझे सब कुछ खत्म करना पड़े, लेकिन आज तुमने सच में मुझे उसे करने पर मजबूर कर दिया है।
किंजल, बहुत पैसे कमाने हैं ना तुम्हें, बहुत इंडिपेंडेंट बनकर उड़ान लेनी है ना तुम्हें, बहुत पंख निकल आए हैं ना तुम्हारे। रुको, अभी तुम्हारे पंख काट देता हूं। क्यों झील? मैंने कहा था ना, वार्न किया था ना, मेरे परिवार के नियमों का उल्लंघन मत करना। अब तुम तीनों के सपनों को तोड़ना ही होगा हमें। मनीष, तुमने ये बहुत गलत किया। अरे लानत है तुम जैसे पतियों पर जो अपनी बीवियों को अपने पैर की जूती की तरह ट्रीट करते हैं, हमेशा अपने से एक कदम पीछे रखते हैं। लेकिन अब और नहीं अनुज, अब हम तीनों ऐसे लोगों के साथ रह नहीं सकते जिन्हें हमारी और हमारे सपनों की कोई कदर ना हो। रोहित, मुझे लगा था कि तुम मेरे इस काम से खुश हुए, लेकिन नहीं, तुमने अपनी असली रंग दिखाई दिया। और अब तुमने मेरी नजर में अपनी इज्जत गिरा दी है, वो भी बुरी तरह। तीनों बहुएं अपना सामान बांध लेती हैं और घर छोड़कर जाने लगती हैं। तभी सास वंदना और तीनों के पति उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों नहीं सुनती और चली जाती हैं। वो तीनों जब बस स्टैंड पर पहुंचती हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि आज बसेस अवेलेबल ही नहीं हैं। ओह नो, आज तो बसेस अवेलेबल ही नहीं है। तो अब हम इस गांव से कैसे जाएंगे? वापस ससुराल तो हमें कभी नहीं जाना है। हाँ, इस गांव में तो टैक्सी या ऑटो भी अवेलेबल नहीं है। हम करें तो क्या करें? तुम दोनों चिंता मत करो, नाव में बैठकर सी वे से भी हम अपने गांव जा सकते हैं। हम अपने गांव जाकर ढाबा खोलेंगे, लेकिन अपनी हिम्मत को जरा भी हारने नहीं देंगे। किंजल, नैना और झील तीनों ही नाव में सवार होकर जाने लगती हैं। तभी उनकी नजर नदी में तैर रही एक टोकरी पर जाती है, जिस टोकरी में एक छोटी बच्ची रो रही होती है और चारों तरफ से उस टोकरी को 4 मगरमच्छ ने घेरा होता है। हे भगवान, इन चारों मगरमच्छ ने इस नन्ही सी बच्ची को घेर लिया है। ये इस बच्ची को खाने के इरादे में है। किंजल, हमें इस फूल सी बच्ची को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। हाँ, ये देखो, नाव में कुछ मजबूत लकड़ियां हैं। बचपन में हमें पापा ने निशाना लगाना सिखाया था ना, आज उस टैलेंट को फिर से इस्तेमाल करने की बारी आ गई है। जब वो चारों मगरमच्छ उस बच्ची को खाने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, तभी तीनों बहनें उन चारों के मुंह में निशाने से लकड़ियां फेंक मारती हैं, जिससे लकड़ियां उनके मुंह में अटक जाती हैं और उनके सारे दांत टूट जाते हैं। इसके बाद तीनों बहनें नदी में छलांग मारकर तैरती हैं और उस बच्ची की जान बचाती हैं और उसे नदी किनारे ले जाती हैं। तभी वहाँ पर एक परी आती है। तुम तीनों का धन्यवाद, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। हाँ, यही मेरी बेटी है। दरअसल इस नदी का रास्ता परीलोक से जुड़ा हुआ है। परीलोक के कुछ दुश्मनों ने मेरी बेटी को नदी में फेंक दिया था, लेकिन अब मैं तुम तीनों को उपहार देना चाहती हूँ और तुम तीनों को उसे खुशी खुशी स्वीकारना होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है परी, हमने जो भी किया इंसानियत के नाते किया। तीनों ही परी के उपहार को इनकार करते हैं। फिर परी के बार बार कहने के बाद तीनों बहुएं परी को अपनी दुविधा बता देते हैं, जिसके बाद अच्छा, तो ये बात है, तुम तीनों के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि मैं अब तुम तीनों के लिए कुछ करने वाली हूँ। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस बड़ी सी नदी को जमीन में बदल देती है और वहाँ पर एक सुंदर सा ढाबा बना देती है और साथ ही वो उन तीनों को भी शक्तियाँ देती है। अब ये ढाबा तुम तीनों का है और तुम तीनों में रोबोट से भी ज्यादा तेजी से काम करने की और खाना बनाने की शक्ति आ गई है। तुम तीनों जादुई हो चुकी हो। 5 घंटों का खाना 5 मिनट में बना दोगी तुम। तीनों बहुएं अपनी जादुई शक्ति को आजमा कर देखते हैं और वाकई में वो 2 मिनट के अंदर 20 पकवान बना लेती हैं। शुक्रिया परी, हमारी इतनी बड़ी मदद करने के लिए। हम आपके इस उपहार को और हम आपके उम्र भर एहसानमंद रहेंगे। थैंक्स परी। इस तरह तीनों जादुई बहुएं अब अपना ढाबा चलाती हैं और थोड़े ही दिनों के अंतर में उनका ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है और वो तीनों ही बहुत सारे ऑर्डर्स लेती हैं और ढेरों पैसे कमाती हैं। उधमपुर कहकर एक गांव में इंद्रेश नामक एक गरीब आदमी रहा करता था। उसकी बीवी का नाम स्वर्णा होता है और छोटी बेटी का नाम पंखुड़ी होता है। इंद्रेश गांव के नुक्कड़ पर एक ठेला लगाकर वहां पर दाल मखनी और नान बेचा करता था, लेकिन इंद्रेश के हाथ की बनी दाल मखनी इतनी खास नहीं होती और सभी उसकी निंदा करते हैं।
अरे रे 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 रे, पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया, पूरा मूड ऑफ कर दिया। इतनी बुरी दाल मखनी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। हाँ यार, ना दाल में नमक ना नाम में चमक, दोनों भी फीके फीके लग रहे हैं। लेकिन ये दाल मखनी तो। अरे चुप बैठो तुम बेवकूफ आदमी। अरे अगर खाना सही से बनाना ही नहीं आता तो जाकर मजदूरी का काम करना। यहाँ पर क्यों ठेला लगाकर लोगों की तबीयत खराब करने के पीछे तुला हुआ है, बेशरम कहीं का। ग्राहकों की बातों को सुनकर इंद्रेश बहुत दुखी हो जाता है और उसे अपने लिए बहुत बुरा लगता है। वो अगले दिन दाल मखनी को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करता है। भगवान करे ये वाली दाल मखनी सही बनी रहे, मैं ग्राहकों के और ताने नहीं सुन पाऊंगा। इंद्रेश उस दाल मखनी को अपने ग्राहकों को देता है, लेकिन इस बार भी ग्राहक उसकी दाल मखनी को बुरा भला बोलते हैं और उसे पैसे ना देकर ही चले जाते हैं। अरे मनहूस आदमी, तुझे तो पाप लगेगा। इतनी बुरी और बेस्वाद दाल मखनी बनाकर लोगों के मुंह का टेस्ट खराब कर दिया तूने। जा, तुझे तो अब मैं पैसे भी नहीं दूंगा। रोते रह कमीना कहीं का। नहीं नहीं, मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसा मत कीजिए, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अरे सुनिए तो साहब, अरे साहब रुकिए रुकिए। वो आदमी अपनी कार में बैठकर चला जाता है और इंद्रेश उसकी कार का पीछा करते हुए भागता है और भागते भागते वो मुंह के बल गिर जाता है। घर आने के बाद वो सारी बात स्वर्णा को बताता है। स्वर्णा उसके चेहरे पर लेप लगाती है और कहती है, जी अब आपको आराम मिलेगा। आराम तो न जाने कब मिलेगा, मुश्किल से बोनी हो रही है। दाल मखनी के अलावा मुझे कुछ ठीक से बनाना भी नहीं आता। मैं दाल मखनी को एकदम स्वादिष्ट बनाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। तभी अचानक से घर की बत्ती चली जाती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। हे भगवान, ये बत्ती कैसे बुझ गई अचानक? हमारे घर के पीछे कुछ काम चल रहा है। उन्होंने कहा था कि गांव की कुछ बस्तियों में बत्ती कुछ देर के लिए जा सकती है। वैसे भी जीवन में तो अंधेरा हो ही चुका है, उस अंधेरे के सामने ये अंधेरा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर इंद्रेश की छोटी बेटी पंखुड़ी हाथ में एक जलता हुआ लालटेन लेकर आती है और अंधेरे में रोशनी आ जाती है। अरे पंखुड़ी बिटिया, तुम? पापा, आप इतने उदास और मायूस क्यों हो रहे हो? अंधेरे को रोशनी ही मिटा सकती है, लेकिन उस रोशनी को भी हमें ही उत्पन्न करना होगा ना। अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? भरोसा रखिए पापा, हर काली अंधेरी रात के बाद आशाओं का एक सुनहरा सवेरा जरूर होता है। इसीलिए निश्चिंत रहिए और भगवान जी पर भरोसा रखिए और खुद की हिम्मत को हारने मत दीजिए पापा। पंखुड़ी की बातों को सुनकर इंद्रेश और स्वर्णा भावुक हो जाते हैं। सच में बहुत बड़ी हो गई है मेरी छुटकी, मेरी प्यारी सयानी और होशियार बच्ची। किसी की नजर न लगे तुझे लाडो। एक दिन इंद्रेश शाम में अपने ठेले को बंद करता है और जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर को लौट रहा होता है। तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी भागते हुए आकर इंद्रेश का रास्ता काटता है और रोते हुए कहता है, अरे बेटा बेटा रुको, मेरी एक मदद करो बेटा। वो मेरी छोटी सी 8 साल की पोती वो उस तरफ गई है। उसे कुछ गुंडे उठा ले गए हैं। वहां एक काली गुफा है, उधर जाओ, उसे ढूंढकर उन दरिंदों की गिरफ्त से उसे छुड़वा दो बेटा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। काका आप हाथ मत जोड़िए, मैं अभी जाकर आपकी पोती को बचाता हूँ। घबराइए मत, आप यहाँ पर बैठिए, मैं अभी आया। हाँ। इंद्रेश उस गुफा की ओर भागता है और जब वो उस गुफा के अंदर जाता है तभी अचानक से अंधेरा उजाले में बदल जाता है और इंद्रेश देखता है कि अब वो इंसानी दुनिया से एक जादुई दुनिया में आ चुका है, जहाँ पर हर चीज जादुई है। लोग जमीन पर चलने की जगह हवा में उड़ रहे होते हैं, वहाँ भी हवा में उड़ रहे होते हैं। हर एक दुकान जादुई दुकान होती है और भी कई सारे जादुई करतब हर तरफ चल रहे होते हैं। इंद्रेश बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे वाह, ये तो एकदम अलग और गजब की दुनिया है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ?
तभी इंद्रेश उसी बूढ़े आदमी को एक फरिश्ते के भेष में हवा में उड़ते हुए देखता है और बूढ़ा आदमी उससे कहता है, अरे घबराओ मत इंद्रेश, तुम एक तिलिस्मी जादुई शहर में आए हो। तुम्हारी दुविधाओं का सारा हाल उस जादुई बनिए की दुकान में मिलेगा। वो देखो, उस बर्फीले पेड़ के पास वाली दुकान। मेरी दुविधाओं का हाल मतलब? अगर वहां पर जाओगे ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? इंद्रेश उस जादुई बनिए की दुकान के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर अतरंगी कपड़े पहने हुए एक नौजवान बैठा है। आपकी पीड़ा को अब हम ही पार कर सकते हैं। ये लीजिए, ये है जादुई मक्खन और ये है जादुई दाल और मसाले। इन्हें इस्तेमाल करके आप दाल मखनी बनाना। तब जो दाल मखनी बनेगी वो कोई मामूली साधारण सी दाल मखनी नहीं होगी, वो जादुई दाल मखनी होगी, जिसका स्वाद दुनिया की नंबर 1 दाल मखनी से भी ज्यादा अच्छा और मजेदार होगा। लोग तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सच? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, लेकिन इससे तो मैं बस कुछ समय के लिए ही इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये मक्खन की टिक्की और दाल और मसाले, ये सब तो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। अरे उसकी चिंता मत कीजिए जनाब, क्योंकि ये दाल मसाले और मक्खन जादुई हैं। इन्हें आप 1000 सालों तक भी इस्तेमाल करोगे ना, फिर भी ये कभी खत्म नहीं होंगे। ये मटरू का वादा है आपसे। अब ये मटरू कौन है? इस लोक के राजा हैं क्या? अरे ना ना, मटरू यानी मैं। मेरा नाम मटरू है। अच्छा। इंद्रेश उस दुकानदार और बूढ़े फरिश्ते को धन्यवाद कहता है और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और उस जादुई दुनिया से फिर से अपनी इंसानी दुनिया में वापस आ जाता है। वो घर जाकर स्वर्णा और पंखुड़ी को सारी बात बताता है और वो दोनों ही सब कुछ सुनकर चकित हो जाते हैं। अब इंद्रेश सोचता है, जादुई दाल मखनी तो बन जाएगी, लेकिन सभी गांव वाले तो मुझे नफरत करते हैं और ऐसे में वो फिर से मुझ पर भरोसा कैसे करेंगे? पापा, इसके लिए मेरे पास सॉलिड आइडिया है। आप अपना भेष बदल लो और फिर अपना एक नया ठेला लगाकर दाल मखनी बेचो। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप वही हो, क्योंकि भेष बदलने के बाद कोई आपको पहचान ही नहीं पाएगा पापा। अरे हाँ पंखुड़ी बिटिया, ये बात तो तुमने बहुत ही सही कही। मैं इसी सुझाव को अपनाता हूँ और अपना भेष बदल लेता हूँ। इंद्रेश अब अपना भेष बदलता है जिससे कोई उसे पहचान ना सके और वो एक नया ठेला लगाता है और जादुई दाल, जादुई मक्खन और जादुई मसालों को इस्तेमाल करके वो जादुई दाल मखनी बनाता है और आवाज बदलकर चिल्लाता है, दाल मखनी ले लो, दाल मखनी, स्वादिष्ट और चटपटी दाल मखनी, दाम में सस्ती और क्वालिटी में एकदम मस्त। आइए आइए। सभी गांव वालों को इंद्रेश की दाल मखनी बहुत पसंद आने लगती है और सभी उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से जोरदार बारिश आती है, जिसके कारण इंद्रेश पूरी तरह भीग जाता है और उसका असली भेष सबके सामने आता है और सभी उसे देख हैरान रह जाते हैं। तेरी, ये तो वही इंद्रेश दाल मखनी वाला है। ये यहाँ भेष बदल कर दाल मखनी बेच रहा है, और वो भी इतनी अच्छी। माफ कीजिए आप सभी, मुझे आप सबसे एक और मौका चाहिए था ताकि मैं पहले से भी अच्छी दाल मखनी बना पाऊं और आप सबको पसंद आए। अगर मैं भेष नहीं बदलता तो मेरे इस नए ठेले पर भी कोई नहीं आता। अरे तुम चिंता मत करो इंद्रेश भाई, इस बार तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतनी स्वादिष्ट दाल मखनी है कि अरे क्या ही बताऊं। ओहो, आहा, मजा ही आ गया जिंदगी का। हाँ इंद्रेश, अब तुम्हें भेष बदल कर रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह अब से इंद्रेश बिना भेष बदले ही दाल मखनी बेचने लगता है और ढेर सारे पैसे कमाता और किसी को भी जादुई दाल मखनी के राज के बारे में भनक तक नहीं लगती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।